हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 2 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 140 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं। विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा न जानते हो, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहां बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवत गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितने मेहनत से नई नई किस्में और तकनीकें निकाल रहे हैं। अब से 3 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो हैं ही सहनशील।
इसमें भी सबसे ज़्यादा सहनशील हैं किसान। आप खुद हिसाब लगा लो, हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है, फिर भी उत्तर भारत का किसान शीतलहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है। क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है, किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकते पकते गर्मियां शुरू हो जाएगी तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मंडाई का काम करेगा। यह जाड़ा पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान की बूते की है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज़्यादा सहनशील है, हर हाल में जी रहा है। गेहूँ चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं, हर चीज़ के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने से हम 10 बहाने बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, संकर बीज महंगा मिलता है, रासायनिक खादें महंगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी व दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी, ये सारे बातें सहते हैं। हमारे किसान भाई 100 किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है, तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। कहीं एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही हैं, छिड़कों तो कई असर ही नहीं होता। किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है, फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश सन 1990 में खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी $12 अरब और 10 साल बाद 2000 में $2 अरब की कटौती कर दी और यह $10 अरब रह गई। तो पूरी दुनिया को खेती बाड़ी से जोड़ने की जरूरत है, तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। मेरा बस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागर माता, जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है, पर चढ़ूं और पूरे जोर से आवाज़ लगाऊं कि ये धरती के वासियों, बंदूकें छोड़ो और अल उठाओ, नहीं तो आप ये सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा? उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। रखने की जगह नहीं है, इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 101 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी। हमने पुरजोर कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं तिल, अन्य फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। यह सफल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है।
इसे सारी दुनिया मानती है। जहाँ भी भूख है वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया। आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है, सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं, सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं। धन्यवाद।